हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाने वाले अरस्तू के बारे में। तो अरस्तू राजनीति विज्ञान में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में हम अरस्तू के बारे में आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। अरस्तू के से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं पॉलिटिकल साइंस के, अरस्तू से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आज की वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ। बहुत ही संक्षेप में, मुश्किल से 8 से 10 मिनट के अंदर वो सारी जानकारी मैं अरस्तू के बारे में आपको दूंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, अथवा आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं। और साथ ही वो लोग जो अरस्तू के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं, अरस्तू के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम जानते हैं अरस्तू के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व, मृत्यु 322 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? मकदूनिया के तट पर स्टेगीरा नामक स्थान पर। यदि हम इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम यहाँ पर हमने नहीं मेंशन किया है क्योंकि वो पूछता नहीं है। तो पिता के बारे में अगर संक्षेप में हम जानना चाहें तो पिता एक राज दरबार के शाही चिकित्सक थे। अब हम अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न दिखने में आसान है लेकिन हमेशा कंफ्यूज करता है। राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? हम अरस्तू को। अब अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को दी। तो सबसे पहली बात तो विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया। और साथ ही साथ राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना अरस्तु का ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और अरस्तु यथार्थवादी विचारक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, तो प्लेटो को हम कल्पनावादी या आदर्शवादी विचारक कहते हैं, लेकिन हम प्लेटो को यहाँ पर यथार्थवादी विचारक कहेंगे। ये राजनीति विज्ञान में उनका योगदान है। तो अगर जो हम अगले योगदान की बात करें तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है पूरी तरह से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने में। साथ ही साथ अगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने में भारतीय राजनीति में, भारत के संविधान में जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने तुलनात्मक राजनीति का भरपूर फायदा उठाया। यानी कि दुनिया के कई देशों के संविधान से भारत के संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ें को मेंशन किया गया है। अब आइए जानते हैं सरकार के बारे में क्या बताते हैं। जो अरस्तु आज से लगभग 2300-2400 वर्ष पैदा हुए थे, वह उनकी जो व्यवस्था है सरकार के अंगों को लेकर के उन्होंने जो अपना विचार दिया है वो बिल्कुल बहुत आधुनिक लगती है। अब जो चीज़ें हम आज विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका को लेकर के चल रहे हैं, उसको अरस्तु ने लगभग आज से 2400 वर्ष पहले ही अपने राजनीतिक जीवन में, अपने राजनीतिक दर्शन में उनको देने का प्रयास किया है। तो वो सरकार के अंगों का निरूपण करते हैं, निर्धारण करना, प्रशासकीय कार्य, न्यायिक कार्य, जैसे कि आज विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अब हम जानेंगे अरस्तु की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो अरस्तु की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अरस्तु प्राणी विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषण कला, काव्य लेखन आदि चीज़ों में वो माहिर थे। ऐसा बताया जाता है कि इन सभी चीज़ों को लेकर के अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकों की रचना की है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो है वह पॉलिटिक्स है और एथेंस का संविधान है। अब हम जानेंगे अरस्तु ने अपना जो राज्य के स्वरूप के बारे में राजनीतिक विचार दिया है, उसकी क्या विशेषता वो बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। और सेवाइन क्या कहता है? मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों के विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। यानी कि अरस्तु कहते हैं राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। और सेवाइन इस कथन को अपना समर्थन देते हुए कहता है कि मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना ही संभव है। यानी कि व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर पाएगा तो वो राज्य में ही रह करके कर पाएगा। अरस्तु देखिए कितना महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं यहाँ पर। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व
बना हुआ है। आइए जानते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब अरस्तु राज्य व्यक्ति से पूर्व संगठन है, यानी कि व्यक्ति से पहले ही क्या है, राज्य है। अरस्तु क्या कहते हैं, राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है। बहुत बार ये पूछा गया है प्रश्न। फिर अरस्तु क्या कहते हैं, समय की दृष्टि से परिवार पहले है, किंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। राज्य को सर्वोच्च समुदाय अरस्तु कहते हैं, वहीं पर राज्य का स्वरूप वो जैविक बताते हैं। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, ये उनका राज्य के बारे में विचार है। अब इनका क्या कहना है कि राज्य का उपदेश और क्या कार्य क्या होना चाहिए, यानी कि हम जिसमें निवास करते हैं उसका कार्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 पर हमने लिख रखा है, वो कहते हैं कि अपने सदस्यों के लिए पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, ये राज्य का कार्य होना चाहिए। व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्यों की आदत के रूप में विकसित करना, ये भी राज्य का कार्य होना चाहिए। अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना भी क्या होना चाहिए, राज्य का कार्य होना चाहिए। अब हम जानते हैं अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण का क्या आधार बताया है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है, अरस्तु कहते हैं कि संविधान का वर्गीकरण वो पहला आधार और प्रथम आधार, द्वितीय आधार और संख्या के आधार पर वो बताते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम भी बिल्कुल वैसे बना दिया। शासक की संख्या, यानी कि एक शासक, यानी कि इसमें राजतंत्र, और इसका जो स्वरूप होता है राजतंत्र का, इसको अरस्तु कहता है विकृत होता है, ये अच्छा नहीं होता है। अल्पसंख्यक, यानी कि कुछ लोगों का शासन, यानी कि कुलीन तंत्र जिसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो शासक होता है धनिक या वर्ग तंत्र का इसमें शासन होता है। और बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक में बहुतंत्र या संवैधानिक, जिसको हम भीड़ तंत्र आज कह सकते हैं, यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र जैसा कि आज प्रचलित है। आइए हम जानते हैं आदर्श राज्य के बारे में अरस्तु क्या विचार देता है कि एक आदर्श राज्य कैसा हो सकता है। नंबर 1 वो कहता है कि आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना, यानी कि राज्य जो होगा वो अपने राज्य के नागरिकों का क्या करेगा, नैतिक विकास करेगा। दूसरा कहता है कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत संवैधानिक शासन। तीसरा विधि की सर्वोच्चता, यानी कि ना राजा की सर्वोच्चता ना सरकार की सर्वोच्चता, बल्कि किसकी सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता के बारे में बात करता है। जनसंख्या और प्रदेश। आइए जानते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब सामाजिक व्यवस्था के बारे में अरस्तु का क्या विचार है, वो कहता है कि दासता प्रकृति, यानी कि लोगों को जो गुलाम बनाया जाता है, जो दास बनाया जाता है, वो प्रकृति ने ही लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये व्यवस्था की है। दूसरा कहता है स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है, कौन, दासता। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्वामी दास के बिना स्वामी के उत्तम जीवन तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास नहीं हो सकता। यानी कि जैसे व्यक्ति राज्य में जो स्वामी वर्ग है उसके उन्नत जीवन के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए दासों का होना जरूरी है। अब वो कहता है दासता नैतिक है। और चौथा कह रहा है राष्ट्रीय अर्थ में व्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अब क्रांति का क्या कारण बताता है, किसी राज्य में अगर जो क्रांति होती है, यानी कि जो जनता होती है क्रांति करते हैं, तो क्या किस कारणों से करते हैं, तो वो 2 कारण बताते हैं, एक सामान्य कारण और दूसरा अभी हम पढ़ेंगे विशेष कारण में। अब सामान्य कारण में वो क्या कहता है कि असमानता। अरस्तु के अनुसार छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोह करते हैं और बराबर व्यक्ति वाले व्यक्ति बड़े बनने के लिए विद्रोह करते हैं, यही मनोदशा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है अन्याय, क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य का नैतिक आधार है, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता का सबसे बड़े कारण है। अब दूसरा जो कारण बताता है विशेष कारण क्रांति का, वो कहता है कि जो विशेष कारण है वो शासकों की दृढ़ता तथा लाभ की लालसा, इसलिए राज्य का जो नागरिक होता है वो क्रांति करता है। सम्मान की लालसा, किसी प्रकार की उत्कृष्टता और घृणा की लालसा, ये सभी क्या है, क्रांति के कारण वो बताता है। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। ये तो थे क्रांति के
कारण। अब उसको अरस्तु जो बताता है कि क्रांति ना होने पाए उसके क्या उपाय बताता है, क्रांति के प्रतिकार के उपाय। तो मैक्सी कहते हैं कि अरस्तु ने जिन विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है उतने विवेकपूर्ण ढंग से उसका निराकरण के उपाय भी प्रकाश डाला है। अब वो क्या बताता है कि क्रांति को किससे रोका जा सकता है, तो कहता है कि क्रांति के दो कारणों का उल्लेख करता है। वो पहला सामान्य उपाय तथा दूसरा विशेष उपाय। असामान्य उपाय में वो क्या बताता है अरस्तु, तो आइए जानते हैं। सामान्य उपाय में कहता है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध, नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना, ऐसा वो कहता है। कानून का पालन करना, स्वयं और दूसरों को भी भ्रष्टाचार रहित शासन बनाए रखना, राजनीतिक शासन पर एकाधिकार नहीं, मतलब राजनीतिक शासन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, विभिन्न वर्गों का संतुलन उसमें हो, और बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना, यानी कि अपने राज्य के नागरिकों में ऐसा माहौल पैदा करके रखा जाए कि अगर जो हम ऐसे नहीं रहेंगे, एक संगठित नहीं रहेंगे, तो बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। अब विशेष उपाय के बारे में वो क्या बताता है, तो मैक्सी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। इतना जितना बढ़िया इन्होंने बताया है उसका जो विस्तृत व्याख्या मैक्सी ने अपने शब्दों में की है। तो ये था अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण विचार। आपको किस लेखक पर राजनीतिक विचार जानने हैं तो कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।